नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सरकार पर हल्ला बोल, और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन पर मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया मौलिक रूप से ही गलत थी। यह पूर्व निर्धारित था। साथ ही नियुक्ति को लेकर परामर्श और आम सहमति की अनदेखी की गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है, जबकि खड़गे और राहुल गांधी ने इस पद के लिए जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस कुटियल मैथ्यू जोसेफ के नाम प्रस्तावित किए थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 जून को खत्म हो गया था। इसके बाद से आयोग के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। नए अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए 18 दिसंबर को संसद में चयन समिति की बैठक हुई थी। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने समिति की चयन प्रक्रिया को गलत बताया था। उन्होंने कहा कि यह पूर्व निर्धारित था। इसमें आपसी परामर्श और आम सहमति को ही नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लहसुन कभी 40 रुपए था, आज 400 रुपए किलो है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक सब्जी मंडी में सब्जी वाले से अलग अलग सब्जियों के रेट पूछ रहे हैं। राहुल के साथ महिलाएं भी हैं। एक महिला कहती है, सोना सस्ता होगा लेकिन लहसुन नहीं। एक महिला ने कहा कि शलजम जो पहले कभी 30-40 रुपए किलो मिलता था, वो आज 60 रुपए किलो मिल रहा है। मटर 120 रुपए किलो मिल रहा है। सब्जी मंडी गिरिनगर का है। राहुल गांधी ने महिलाओं से कहा कि महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है, इससे आप पर दबाव बढ़ता होगा। राहुल ने पूछा कि जीएसटी से महंगाई बढ़ी है। इस पर महिलाओं ने कहा कि बहुत बढ़ी है। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले राहुल एक्टिव मोड में है। वो अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। अब उन्होंने महंगाई पर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी महाराष्ट्र के परभणी भी पहुंचे थे। मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित परभणी शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर 10 दिसंबर की शाम को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। राहुल ने हिंसा के बाद गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह दलित थे और संविधान की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार डाला और यह हिरासत में मौत का मामला है। तो सरकार पर हमलावर, खूब हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस, और इसके 2 उदाहरण के रूप में सामने आए हैं वाक्य। पहला, एनएचआरसी के अध्यक्ष का जो चयन हुआ है और उसकी पूरी प्रक्रिया ही सवालिया निशान उसके ऊपर लग गया है। इसके साथ ही दूसरा, महंगाई की मार। इन दोनों मुद्दों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उठा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार की जो क्रियाकलाप है उसके ऊपर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार की बेरुखी को घेरने का प्रयास किया गया है। महंगाई से आम आदमी की हालत खस्ता हो गई है, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और क्या कांग्रेस के इस हमले की भनक भारतीय जनता पार्टी को लगी है, या वह अभी भी, जैसा कांग्रेस ने कहा, नींद में सो रही है?
इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता तमजीद अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है सर। और सबसे पहले वत्स साहब, सवाल गलत क्या है? देखिए, अब यदि अब इस तरह की बात सामने आएगी तो लोग, और वह भी विपक्षी पार्टी के प्रमुख लोग, तो सवाल पूछेंगे। अब चयन प्रक्रिया में जो ट्रांसपेरेंसी होती थी सर, वो ट्रांसपेरेंसी अब नहीं दिखती है। यदि दिखती भी है ना तो थोड़ी धुंधली हो गई है। अब मान लीजिए बहुमत के आधार पर ही सब फैसले करने हैं, सब नियुक्तियां करनी है, चयन करनी है, तो वो जो पैनल बनता है उसका क्या ही लॉजिक और अस्तित्व रह जाता है सर। यदि आप नेता प्रतिपक्ष की बात को नहीं सुनते हैं, विमर्श नहीं करते हैं, और जैसा उन्होंने कहा है सब पूर्व निर्धारित तरीके से चलता है, तो फिर इस सिलेक्शन पर और कमेटी पर और इस फैसले पर सवाल तो उठेंगे। अब एनएचआरसी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, स्वाभाविक है उसके अध्यक्ष का पद भी बहुत गरिमापूर्ण और महत्वपूर्ण है। समाज के हाशिए पर पड़े लोगों का उत्थान, उनकी बातों को सुनना है। ऐसे में सर सेंसिटिव पोस्ट को भी यदि इस वेल में ढका जाने लगेगा तो फिर सर विपक्ष का और लोकतंत्र की खूबसूरती का जिक्र करना आपको नहीं लगता है बेमानी है? वत्स साहब, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज। देखिए कुणाल जी, बहुत सी चीजें हैं जिसमें थोड़ी गोपनीयता बरतनी जरूरी होती है। ओके। और सरकार अगर हर चीज को उजागर करके चलने लगे तो देश का काम नहीं हो सकता है। तो इसके तहत अगर वहां पर कोई इस तरीके की आयोग में नियुक्तियां होती है तो उसको सार्वजनिक करना कोई जरूरी। हाँ, उनके जो कार्य हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य, उसको जरूर रायशुमारी में लिया जाएगा, लेकिन नियुक्तियों पे हर आदमी से पूछा जाना ये मुझे तार्किक नहीं लगता है। हर आदमी और खास यदि प्रोमिनेंट पोजीशन पे लोग हैं उनमें भी मतलब कोई अंतर नहीं है, माने उनसे भी नहीं पूछना जाना चाहिए? क्योंकि अब लोकसभा में एक आदमी प्रतिपक्ष का नेता है तो सर वो पूरे विपक्ष का अगुवाई कर रहा है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता है पूरे राज्यसभा में अगुवाई कर रहा है, वो भी मतलब उनसे भी पूछना जरूरी नहीं है? देखिए, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये उस कमेटी में बतौर मेंबर थे। ओके। तो इन्होंने अपनी बात तो कही होगी, लेकिन चयन समिति मेजोरिटी से फैसले लेती है। अब ये मेजोरिटी से में थे या नहीं थे ये तो मुझे पता नहीं है। नहीं, कहाँ से रहेंगे सर? एक तो मेंबर उसमें गृह मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री खुद हैं, उसके बाद बात की जाए दो ये हैं और एक अन्य मेंबर हैं, वो भी सरकार का ही संभवतः प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेजोरिटी तो हर हाल में आपके पास होती है, लेकिन समन्वय जो बनाने की बात थी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद साहब, आपको ऐसा अब लगता है क्या कि जो भी चुनाव होते हैं, मैं संस्थाओं के चुनाव की बात कर रहा हूं, उनके अध्यक्ष या मेंबर्स की, आपको लगता है उसमें अब पूरे तरीके से विपक्ष को साइडलाइन कर दिया गया है और उनकी राय शुमारी लेने की अब मौजूदा परिस्थितियों में कोई जरूरत महसूस नहीं होती? क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो पैनल या कमिटीज बनाए जाते हैं और एक तरफा डिसीजन लिया जाता है, जो आरोप आप लगा रहे हैं? कुणाल भाई नमस्कार। नमस्कार। देखिए, एक बात समझिए कुणाल भाई, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज 10 साल बाद ये हो गई है कि अपने बुने हुए जाल में खुद बुरी तरीके से जकड़ गए, बुरी तरीके से फंस गए। Now they cannot survive without capturing the institutions। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अगर वो एनएचआरसी को कैप्चर नहीं करेंगे और एनएचआरसी को पूरी तरीके से अपने अंतर्गत नहीं रखेंगे तो ये जो कस्टोडियल डेथ हो रही है पूरे देश के अंदर, अगर आप देख रहे होंगे कि पुलिस हिरासत में और इनकाउंटर, तो जितनी भी चीजें हो रही है अमानवीय जो हो रही है, अमानवीय सबसे सही है जो इस्तेमाल करना है इनके खिलाफ, वो जो घटनाएं हो रही है, हाउ दे कैन कंट्रोल दैट। सवाल ये है ना कि एनएचआरसी में अगर ये कंसेंसस बनाने चले जाएंगे तो इनकी तो सरकार ही नहीं चल पाएगी। तो अब इनकी मजबूरी बन चुकी है। जो पहले ये इनका शौक था कि सारे इंस्टीट्यूशन को अपने
अपने अंतर्गत रखना है, वो अब इनकी मजबूरी बन चुकी है। चुनाव आयोग को अगर ये मजबूर ना होते तो चुनाव आयोग को अपने अंतर्गत क्यों रखते? भाई ये खुली एनएचआरसी तो एक बात हो गई, यही हाल तो चुनाव आयोग का भी हुआ ना। मुख्य चुनाव आयोग की चयन की प्रक्रिया इन्होंने बदल दी, अब बहुमत से ही सरकार को ही अपना आदमी चुनना है। तो ये इनकी मजबूरी बन गई है, ये अपने बुने हुए जाल में फंसते जा रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दिन प्रतिदिन ये बाबा साहब के संविधान की हत्या कर रहे हैं। अपने जो इन्होंने खेल खेला है देश के साथ, वो सबको समझ में आने लगा है। अब चुनाव आयोग का भी खेल धीरे धीरे खुल के सामने आने लगा है, किस तरीके से वोट प्रतिशत के साथ खेला जा रहा है इस देश के अंदर, किस तरीके से इस देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया के साथ खेला जा रहा है। अच्छा, एक चीज इन्होंने और सीख लिया है। अभी वत्स साहब ने कहा कि हम इसकी जानकारी पब्लिक को नहीं दे सकते। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए बनाया था ना, कि देश का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री से ही पूछ ले, चुनाव आयोग से ही पूछ ले, एनएचआरसी से ही पूछ ले कि भाई इसका क्या हुआ। अब इनकी स्थिति ये हो गई है कि कुछ भी सवाल आप इनसे पूछने जाओ तो ये कहते हैं ये पब्लिक को ये दे नहीं सकते क्योंकि ये देश हित में नहीं है। एक लाइन का जवाब ये दे देते हैं। देश हित में क्या है? पब्लिक से बड़ा इस देश में, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कौन हो सकता है? और जनता अगर कोई सवाल पूछती है तो वो पूरी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन देने से मना करते हैं। अब चुनाव आयोग को ही आप देख लीजिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने, चंडीगढ़ एंड पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई वो जो प्राचा मांग रहे हैं वीडियो फुटेज या जो भी है उसको दे दीजिए। अगले दिन इन्होंने कानून में संशोधन कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए दी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि देखिए बात समझिए, इनका लोकतंत्र पे कोई विश्वास नहीं है और इसी वजह से इनका इंस्टीट्यूशंस पे भी कोई विश्वास नहीं है। तो इनको ये पता है कि जब तक देश के लोकतंत्र के चारों खंभे, चारों पिलर्स को जब तक ये कब्जा करके नहीं रखेंगे, जब तक उस पर तानाशाही रवैया नहीं अपना के रखेंगे, तब तक इनकी सरकारें चल नहीं पाएंगी। लेकिन फिर भी ऐसे दौर लोकतंत्र में आते रहते हैं, ये बहुत नई बात नहीं है। ऐसे शासक पहले भी बहुत जगह राज कर चुके हैं। इस मानसिकता से शासन करने वाले लोग पहले भी आए, लेकिन अंत बहुत खराब होता है। फिर देश के लोग इनको याद भी नहीं रखेंगे, ये स्थिति हो जाएगी। क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मानसिक स्थिति क्या है, कि उनको पूरी तरीके से, अब एनएचआरसी का ही चुनाव ले लीजिए, राहुल गांधी जी की नहीं सुनी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे, कम से कम आपके पास संख्या बल है, आप ही अपना व्यक्ति बनाओगे, वो सब जान रहे हैं। आपने प्री डिसाइड कर रखा है, प्री जुडिस होगी किसको बनाना है, सबको पता है। लेकिन कम से कम कर्टसी के लिए ही सही एक आप कंसेंसस बना सकते थे, सबसे सहमति या सहमति ले सकते थे, वो भी आपने करना मुनासिब नहीं समझा। कि कौन सी तानाशाही देश में चल रही है? तो कभी किसी दौर में ऐसा नहीं था कि इस तरीके से आप एक तरफा फैसला जिस तरीके से थोप रहे हो, ये जानते हुए भी कि नंबर हमारे पास है, उसके बाद भी आपको डर है कि आप आना भी नहीं करवा रहे हो, आप अपना व्यक्ति लाते हो। ये पॉइंट नहीं, ठीक है, आपने ये पॉइंट उठाया, ये पॉइंट तो वैलिड है। ये देखिए 6 सदस्यीय ये पैनल है एनएचआरसी की, जिसमें अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री हो गए, एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है, एक राज्यसभा का उपसभापति होता है, केंद्रीय गृह मंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष यानी जो मौजूदा तौर में राहुल गांधी, ये दोनों सदनों के, और एक मल्लिकार्जुन खड़गे, ये 6 है। तो बात तो स्पष्ट है ना वत्स साहब, 4-2 आपको तो मेजॉरिटी है, आपको जीतना ही है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा अहमद साहब ने उठाया कि आप एटलीस्ट सर टेबल पे बैठिए, आप अगर उनकी बात नहीं भी मान रहे हैं कोई बात नहीं, मान लीजिए वो विपक्ष कहता है अंडरस्टूड है, लेकिन उनकी बात को सर सुनिए, तो कम से कम एड्रेस तो कीजिए, उनके डिसेंट को समझने की कोशिश तो कीजिए। यदि आप सर वो भी मौका नहीं देंगे तो आपको नहीं लगता है सर थोड़े तो किसी के भी मनोबल पर इसका प्रभाव पड़ेगा? और एक और एग्जांपल, इसके ऊपर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। और एक बात कही कि सर एग्जांपल तो आप ही ने रखा, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया थी, ये सालों से उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे, उनको तो एटलीस्ट हम न्यायालय के व्यक्ति हैं, उनको तो हम न्यूट्रल समझ सकते थे, उनको भी सर अगर साइडलाइन कर दिया गया, हटा दिया गया, इसका मतलब मेजॉरिटी बनाने की कोशिश हुई, इसका मतलब कंसेंसस पर हमें कोई मतलब हम उस पर विचार कर ही नहीं सकते हैं? वत्स साहब प्लीज। देखिए कुणाल जी, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी एनएचआरसी कमेटी में मेंबर थे, इनसे राय मशवरा किया गया। ये लोग एक ईसाई धर्म से जी या पारसी धर्म से जो है एडवोकेट, उनको चाहते थे। हाँ। लेकिन इसके उलट प्रधानमंत्री की सोच कुछ और थी जी, तो उन्होंने अपने आदमी को, जिसको उन्होंने उचित समझा, सुब्रमण्यम जी को, उन्होंने उनकी नियुक्ति की। तो ऐसे कमेटियों में जो भी फैसला होता है वो सर्वसम्मति से होता है और अथवा मेजोरिटी से होता है। तो मेजोरिटी पे पास करके उनको कराया गया। ठीक है, ठीक है।
अब चलिए, ये तो पॉइंट्स हो गए। अब दूसरा एक अहम पहलू है महंगाई, और महंगाई पर जो विपक्ष इस बार हमलावर हुआ है। वत्स साहब, आपको लगता है वाकई में, और सर्दियों के सीजन में आमतौर पर सर यह समझा जाता था कि सब्जियां बहुतायत में आती हैं और उनके कीमतें कम होती हैं अपेक्षाकृत अन्य समय के आप हिसाब से कंसिडर करें तो, लेकिन सर अभी तो सब्जियों के रेट में आग लगी हुई है सर। 40 रुपए किलो आलू मिल रहा है, 60 रुपए से नीचे प्याज नहीं है, जो बेसिक चीजें, 120 रुपए मटर है, हर चीज 80, 100, 120 रुपए के आसपास है। सर अब आम आदमी सब्जी खा के तो जीता है, अब सब्जी भी इतना महंगा हो जाएगा, लोगों के पास रोजगार के संसाधन कम है, इंसान के सर बेसिक नीड की ही जरूरत अब इतनी विकराल हो गई है कि लोग इससे आगे क्या ही सोचे, मकान, दुकान, आलीशान कार, क्या ही कोई सोचे। आपको लगता है आंकड़ों में जो भी बात सामने आई, इकोनॉमी आगे जा रही है, महंगाई कम हुई है, लेकिन वास्तविकता में सब्जियों के रेट गलत थोड़ी ना है सर। कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने यदि सब्जी मंडी का विजिट किया है, लोगों के सामने रेट को रखा है, तो ये बात तो एक्सेप्टेड है ना सर। क्या महंगाई के ऊपर सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट सब्जियों के दाम पर? देखिए कुणाल जी, वैश्विक स्थिति क्या है इससे आप अनभिज्ञ हैं। वर्ल्ड की इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुंची हुई है? सर सब्जियां तो हम खुद ही उगाते हैं सर, कहाँ इसमें बहुत सारा सारे डेवलप कंट्रीज में। हाँ, हमारा ही खाद है, हमारा ही फसल है, मेक इन इंडिया है ना सर सब कुछ। इसको वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी से हम छोड़ देते हैं सर। यहाँ भी बहुत सी चीजें जो हमारे खेती में लगती है, बहुत सी चीजें डीएपी इंपोर्ट होती है। हाँ, तो ये किसकी नाकामी है? क्यों हम इंपोर्ट करते हैं? हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, हम खुद बनाएंगे। इस मार को भी कुछ दिन झेलना पड़ेगा। और अगर लोगों को ये समझ में आ रही है, क्या हरियाणा में सब्जी नहीं बिकती है? क्या महाराष्ट्र में सब्जी नहीं बिकती है? वहाँ के लोगों ने स्थिति को समझा, परखा, कहाँ भेज दिया कांग्रेस को जो चिल्ला रही है इसके ऊपर। तो अभी इन चीजों को समझना होगा, देश हित में कुछ कुर्बानियां इस तरीके की देनी होगी, तभी ये मामला सुलझ सकता है, तभी ये मामला आगे जाके कंट्रोल में आएगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। इसके लिए अगर आप कुर्बानी कुछ देनी है तो आपको देनी पड़ेगी, वैश्विक स्थिति का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। हाँ अहमद साहब, ठीक है, समझ गए सर। कुर्बानी देनी होगी, तैयार रहिए, यही कह रहे हैं। कुर्बानी देनी होगी, तैयार रहिए। सब्जियों के रेट में भले आग लग जाए, लेकिन वैश्विक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कुर्बानी देनी होगी। इस कुर्बानी की बात आपने सुना ही होगा वत्स साहब को। खैर बोलिए। नहीं, कितनी कुर्बानी इस देश की जनता देगी भाई? 15 लाख रुपए इन्होंने देने का वादा किया, वो कुर्बान कर दिया। 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादा किया, वो कुर्बान कर दिया। 500 में सिलेंडर देने का वादा किया, वो कुर्बान कर दिया। डॉलर का रेट 50 रुपए लाने का वादा किया था, कुर्बान कर दिया। स्विट्जरलैंड से काला धन लाने का वादा किया था, वो कुर्बान कर दिया। कितनी कुर्बानी देगा ये देश भाई? देश की जनता कितनी कुर्बानी देगी अडानी और अंबानी के लिए? बहुत तो कुर्बानी दे चुका। अडानी तो कुर्बानी नहीं मांग रही भारतीय जनता पार्टी की, आप थोड़ा सा कुर्बानी कर दीजिए। आपने जो कर्जा ले रखा उसको, उसका लोन भर दीजिए। उनका तो पूरा कर्जा भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार भर रही है, लोन उनका माफ कर रही है, और कुर्बानी ये देश की जनता से मांग रहे हैं। कौन सी शासन व्यवस्था ला दी भारतीय जनता पार्टी ने भाई कि अडानी और अंबानी का कर्जा देश की जनता की जेब से मारा जाएगा? ये कुर्बानी मांग रहे हैं ये बैठ के। ठीक है, नहीं तो पूछ लेते हैं। आपका सीधा सीधा यही कहना है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो बंद लिफाफे में जो बात खोल के नहीं कह पा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अडानी का लोन भरने के लिए, अडानी का कर्जा माफ करने के लिए हमें पैसा चाहिए, उसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। ये सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, समझ नहीं पा रहे। ठीक है, नहीं पूछ। महंगाई की बात, महंगाई तो इस समय देश का सबसे विभत्स मुद्दा बन के रखा हुआ है। देश को इन्होंने किस गर्त में ले जाके छोड़ दिया है। अभी आप सवाल पूछोगे तो इतने संवेदनहीन है कि ये कुर्बानी की बात कर रहे हैं। अभी इनसे तो 3-4-5 गुना ज्यादा संवेदनहीन इनकी वित्त मंत्री। ज्यादा आप उनसे सवाल पूछोगे तो वो कहेंगे कि मैं आलू नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती, मैं लहसुन नहीं खाती, मैं टमाटर नहीं खाती। अरे आप नहीं खाती हो तो नहीं खाती होगी, देश की जनता तो खाती है ना। उनका तो जीवन काल उसी पे चल रहा है। आप मशरूम खाती होगी स्विट्जरलैंड से मंगा के, आप खाती होंगी बड़े बड़े कैस्यू और वॉलनट खाती होंगी आप मंगा के। हम जानते हैं कि आप गरीबों का खाना आप लोग नहीं खाते हो, हम समझते हो उस चीज को, लेकिन कम से कम उनका मजाक तो मत बनाइए कि हम लहसुन नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। ठीक है, तो संवेदनहीनता में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब संवेदनहीन भी क्यों हुए हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि इनका कॉन्फिडेंस पब्लिक में नहीं रहेगा। इनको पता है कि लोग इनको वोट नहीं देते, ये बेईमानी से चुनाव जीतते हैं। ओके, ठीक है। वत्स साहब, क्या जिस तरह की बात कह रहे हैं अहमद साहब, आपको लगता है कि सरकार के ऊपर कुछ प्रेशर है क्या? कुछ इस तरह का प्रेशर है कि मतलब
जिस तरह से इकोनॉमी को बिहेव करना चाहिए, लोगों के थाली में ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए, यदि उस पर भी अंकुश लग रहा है तो क्या कुछ प्रेशर में है सरकार किसी से? और दूसरी बात कि सर सरकार इतनी सिलेक्टिव क्यों है फिर इस मामले में? और ये जो बात हो रही है कुर्बानी की, ये कुर्बानी की कोई टाइम लिमिट भी है? आखिर कितने दिनों तक आम जनता कुर्बानी देगी? तो एटलीस्ट उसको ये पता चले कि चलो भाई इतने दिन तक कुर्बानी देंगे, उसके बाद कुछ होगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फुल्ली डेवलपमेंट के स्टेज में है। हाँ, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरीके से नौकरियों की बौछार हो रही है, आने वाले समय में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली डाउन होती चली जाएंगी और देश की जनता इसको समझ रही है। अगर कांग्रेस हमें संवेदनहीन बोल रही है, अगर कांग्रेस इतनी संवेदनशील है तो महाराष्ट्र में 10 सीट पर क्यों सिमट गई? क्यों जनता ने इनकी महंगाई की मार के चलते हमको नहीं सजा दी? क्या हुआ महाराष्ट्र में? ठीक है, क्या हुआ लोकसभा में? आज तो जो इनके नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, उनके खुद के सीट पर खतरा है। उन्हीं के इंडी के गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इनको हटा के ममता जी को लाया जाए, इनसे नहीं चलने वाली है गाड़ी। तो ये अपना घर समेटे। हमने तो देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा कर दिया। ये ऐसे ही हो गया कि इसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 27 तक ले आके खड़ी कर देंगे। 19 करोड़ शौचालय इन्होंने बनाया, 6 करोड़ घर इन्होंने बनाया, 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर इन्होंने दिया, 40 करोड़ आदमी को 5 लाख का आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज कराने का प्रावधान इन्होंने किया। 122 एयरपोर्ट का निर्माण इन्होंने किया। 26 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से रोड का नेटवर्क महाजाल इन्होंने फैलाया। ठीक है, 44 एम्स का निर्माण ये करवा रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं अहमद साहब। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए महंगाई है तो सबके लिए है। महाराष्ट्र की जनता यदि आपको रिजेक्ट कर देती है तो क्या महाराष्ट्र की जनता महंगाई की मार नहीं झेल रही है? और इतने सारे विषयों का उन्होंने उल्लेख किया, इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया? कुणाल भाई, मुझे नहीं लग रहा है कि अब जैसे जैसे चीजों का खुलासा होता चला जा रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आने शुरू हो गई है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने डाटा छुपाना शुरू कर दिया है, वी शुड नॉट बी फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। ये पीपल का मैंडेट नहीं है महाराष्ट्र में, ये इनकी चोरी का मैंडेट है। ये इनके इन्होंने वोट की जो चोरी की है, जिस तरीके से मत प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हुई है वोटिंग के बाद और वोटिंग मतगणना से पहले तक, वो सारी चीजें खुल के सामने आने लगी है। वो वक्त दूर नहीं है कि ये देश इनके खिलाफ आंदोलन पे उतर जाएगा। ये जिस तरीके से चुनाव आयोग के जरिए ये देश के मतदान को और देश के जनादेश को चोरी कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे खुलासे होने हैं इस मुद्दे पे। ठीक है, बहुत भ्रम में मत जाइए कि महाराष्ट्र में हम हार गए। हम हार नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की। आप समझिए कुणाल भाई, कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी को किसी मुद्दे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाबा साहब का अपमान कर दिया, आज पूरा देश आंदोलन कर रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाबा साहब को अपशब्द कहा संसद के अंदर, गृह मंत्री ने, पूरा देश आंदोलन कर रहा है, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है आप आंदोलन करते रहिए, ईवीएम का खेल तो हमारे हाथ में, आप उसको कैसे झेल लोगे, आप उसको कैसे रोक लोगे? यही कॉन्फिडेंस है कि आज पूरे देश को ये चैलेंज कर रहे हैं। आपके चैनल पे बैठ के अगर ये देश के पूरे देशवासियों को चैलेंज कर रहे हैं कि आपको ये झेलना पड़ेगा, आपको त्याग देना पड़ेगा अडानी के लिए, तो ये चैलेंज ऐसे नहीं कर रहे हैं। ये चैलेंज का इन्हें सूत्र पता है कि क्यों चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनका विश्वास जनता पे नहीं है। जनता वोट नहीं दे रही, इनका विश्वास चुनाव आयोग पे है, इनका विश्वास पूरी तरीके से ईवीएम पे है, इनका चुनाव पूरा तरीके से चुनाव को हैक करने पे, और कोई कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार पर हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, और रही बात नियुक्तियों की या फिर महंगाई की, इन दोनों मुद्दों को उठाया जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता इन मुद्दों को कितना तूल या अहमियत देती है या फिर इसे भी नजरअंदाज कर देती है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।